इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अचानक किसी अजीब जगह पर जागता है। कंफ्यूज्ड और डर में सोचता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो किसी एंसेस्टर से कह रही होती है, मेरे और मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे बच्चे को जन्म देने दो। लेकिन जवाब आता है, हो ही नहीं सकता। एक और आवाज उस माँ से कहती है कि मेडिसिन गॉड वैली ने ये कन्फर्म किया है कि तुम्हारी ओरिजिन की शक्ति खराब हो चुकी है। तुम जन्म से ही बहुत कम टैलेंट वाली रही हो और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी एक ऑर्डिनरी फाउंडेशन वाला है। वो आवाज ये तक कहती है कि अगर लुओ क्लैन ऐसा बच्चा पैदा करेगा तो बाकी क्लैन्स उस पर हंसेंगे। अब हमारा हीरो ये सब सुनकर शॉक में है। सोचता है, ये कौन लोग हैं और जन्मजात कमजोरी वाला बच्चा है कौन? और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। वो खुद उस औरत के पेट में पल रहा बच्चा है। वो रियलाइज करता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में अनबॉर्न बेबी के रूप में आ गया है। वो अपनी माँ को देखता है और समझता है कि एल्डर जोंग जाओ उसे छोड़ देने की बात कर रहा है। वो सोचता है कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है, जहाँ कमजोरों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अब उसकी माँ जांग ध्यान से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से सच में सहमत है। जांग ध्यान चिल्लाते हुए कहता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी रूट बोन्स डैमेज्ड है, वो लो क्लैन के रिसोर्सेज और लक को कैसे शेयर कर सकता है, जबकि यूनर का बच्चा एक सेलेस्टियल बॉडी है। माँ गुस्से में जवाब देती है, तुम भूल रहे हो जान ध्यान, तुम्हें जब चोट लगी थी और तुम बेहोश थे तब मैंने अपनी ट्रू एनर्जी तुम्हें दी थी ताकि तुम्हारी जान बच सके, और उसी वजह से मेरे बच्चे की रूट बोन्स डैमेज हुई। जान तेथियान ठंडी आवाज में कहता है, फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, लू क्लैन छोड़ दो या अपने बच्चे को छोड़ दो। ये बात सुन माँ दुविधा में पड़ जाती है। पेट के अंदर से वो बच्चा यानी हमारा हीरो सोचता है, कैसा इंसान होगा जो एक माँ को ऐसी मजबूरी में डाले। वो घबराहट में अपनी माँ के फैसले का इंतजार करता है। फिर उसकी माँ, जिसका नाम जियांग सिक्स्यून बताया जाता है, अपने फैसले का ऐलान करती है। वो कहती है, मैं लुओ क्लैन छोड़ रही हूँ। एल्डर्स और जान तीथियान दोनों हैरान रह जाते हैं। जियांग सिक्स्यून बोलती है, आज से मेरा और मेरे बच्चे का लुओ क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रहा, चाहे हम जिए या मरे, और वहां से जाने लगती है। अंदर का बच्चा यानी जियांग वांग अपनी माँ से मन ही मन वादा करता है, मैं भले ही कमजोर हूँ, मेरी रूट बोन्स डैमेज्ड हैं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, कल्टीवेट करूंगा और हम दोनों अपनी इज्जत वापस पाएंगे। जैसे ही वो ये संकल्प लेता है, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सिस्टम प्रकट होता है, लेट ब्लूमर सिस्टम एक्टिवेटेड। वो इस सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उस सिस्टम का नाम सुनकर गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ और मुझे लेट ब्लूमर बोल रहे हो। और आपके और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेट ब्लूमर का मतलब है देर से सफल होने वाला व्यक्ति। सिस्टम बताता है कि इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस। हीरो सोचता है, मतलब ये सिस्टम मुझे अभी से मेहनत करवाना चाहता है। क्या ये सिस्टम 300 साल पहले ही नहीं आ गया? और जैसे ही वो सिस्टम को टच करता है, सिस्टम उसे उसका फ्यूचर दिखाता है। वो देखता है कि आने वाले सालों में वो और उसकी माँ कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, सब उसे नीचा दिखाएंगे और उसका सौतेला भाई दाव हासिल कर लेगा, जबकि वो अपनी माँ की भीख मांगी पिल से जिंदा रहेगा। फिर सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद ही वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करके ही रहेगा। हीरो चिल्लाता है, बस करो, मैं ये डेस्टिनी नहीं मानता। वो जान जाता है कि सिस्टम वाकई 300 साल अर्ली आया है और इसी को अपना मौका मानता है। वो कहता है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं वो मिरेकल बनूंगा जो आसमान तक हिला दे। सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, तुम पहली बार पेट में ही कल्टीवेट करके अपनी माँ को हैरान कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड आर का एक सेक्रेड बॉडी से मिलन। वो दंग रह जाता है। सिस्टम समझाता है, ये बॉडी तुम्हें इनविंसिबल फिजिकल स्ट्रेंथ देगी, जिससे तुम एंशिएंट एम्परर्स को चैलेंज कर सकोगे। वो खुश होता है, मतलब मैं अपने नसीब को सच में हरा सकता हूँ। इतना अच्छा फ्यूचर देखकर वो गर्भ में रहते हुए फीटल ब्रीदिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करने लगता है। माँ को पेट में अजीब हलचल महसूस होती है। वो हैरान होकर सोचती है, क्या मेरा बच्चा अभी से कल्टीवेट कर रहा है? तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, और आर का एक सेक्रेड बॉडी के फ्यूजन शुरू हो जाती है। बाहर बिजली जैसी चमक फैल जाती है। तब हमें सिस्टम बताता है, एंशिएंट एम्परर्स इतना पावरफुल है कि उनके सामने 1000 हीरोज भी बस उनके पैरों की धूल है। तभी बच्चे की माँ महसूस करती है कि उसके अंदर गोल्डन स्पिरिचुअल एसेंस बह रहा है, जिससे उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन खुद रिपेयर हो रही है। वो हैरान होकर सोचती है, मेरे कमजोर कहे बच्चे से इतना बड़ा चमत्कार कैसे? सिस्टम अब कल्टीवेशन पाथ समझाता है, 3 लोअर रियल्म्स, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक में 10 लेवल्स होते हैं।
अगर कोई अडल्टहुड से पहले केव हेवन तक पहुंच जाए तो वो सुप्रीम जीनियस कहलाता है, और जो अडल्टहुड से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के पहले लेवल तक पहुंच जाए वो जीनियस का भी जीनियस होता है। वो कहलाता है डेस्टिनी का चोजन वन। अब सिस्टम बच्चे की नई स्टेटस दिखाता है। नेम जियांग वैंग, बॉडी आर्काइक सेक्रेड बॉडी। वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल से शुरू करता है और कुछ ही पलों में सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल्स पार कर जाता है। जियांग वैंग मुस्कुराकर कहता है, यही वो पल है जब मैं अपनी किस्मत को रीराइट करूंगा। दूसरी तरफ जियांग सिक्सयून एक बड़े मैंशन जैसे घर पर पहुंचती है। वो अंदर जाकर अपने बड़े भाई और भाभी को बताती है कि वो लौट आई है। उसे उसका बड़ा भाई और उनकी वाइफ रिसीव करते हैं। बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, हमने बहुत जगह मदद मांगी लेकिन कोई भी लू क्लैन को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए माता पिता हेवनली फॉर्च्यून इमॉर्टल पैलेस गए हैं जो टॉप सेक्टर्स में से एक है और लू क्लैन से भी नहीं डरते। इसलिए माता पिता वहां जाकर इमॉर्टल एम्परर ऑफ हीलिंग आर्ट को इनवाइट करेंगे। तो देखते हैं वो आकर तेरे बच्चे की मदद कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भाभी की बातों में जहर झलकता है। वो ताने मारते हुए कहती है, लू क्लैन ने निकाल दिया, अब मदद मांगने वापस आ गई हो। वो सार्केस्टिक टोन में उसे देखती है, जैसे कहना चाहती हो, क्लैन ने तुम्हें मो क्लैन के मैरिज अलायंस के रिसोर्सेज लेने भी नहीं दिए और अब तुम फेक प्राइड लेकर स्क्रैप्स मांगने आई हो। जियांग सिक्सयून दुखी होकर जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। उसका भाई गुस्से में बोल उठता है, बस करो, अपनी जुबान संभालो। मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए जियांग क्लैन सारे रिसोर्सेज देगा। वो फिर अपनी बहन को शांत करते हुए कहता है, सिक्सयून, मेरी वाइफ थोड़ी शार्प टंग्ड है पर दिल से बुरी नहीं। जियांग सिक्सयून हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ वो कैसी है। उसी वक्त अंदर उसके पेट में पल रहा बच्चा जियांग वैंग अंदर से सोचता है, मुझे लगा माँ को यहाँ इंसल्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो असली वार्मथ और फैमिली वाला प्यार है। लेकिन उसे दुख होता है कि जियांग क्लैन को ट्रॉन वेस्ट नहीं बोला जाता। फिर भी उसे लगता है लू क्लैन से तो ये जियांग क्लैन कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी सोच अधूरी ही रहती है क्योंकि तभी उसकी माँ के पेरेंट्स वापस आते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी हस्ती आती है, संत मेओ, जो पैलेस ऑफ क्रिएशन से आई है। हमारा हीरो संत मेओ को देखकर लिटरली दंग रह जाता है और सोचता है, ये तो सच में किसी शिया फैंटेसी वर्ल्ड की ब्यूटी लग रही है। और तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है, एक नया मिशन लेकर। उस मिशन में अब उसे एक ऐसा सेक्ट ढूंढना है जो थर्ड रेट या उससे भी हायर लेवल का हो, और एक मास्टर को भी चुनना है। जियांग वैंग सोचता है, मतलब ये सिस्टम हर बार किसी स्ट्रांग व्यक्ति को देखकर एक्टिवेट हो जाता है, और अगर मुझे मास्टर ही चुनना है तो संत मेओ ही मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। वो डिसाइड करता है कि अगर वो अपनी टैलेंट अभी दिखा देगा तो क्लैन उसकी माँ को और ज्यादा सम्मान देगा। उसकी माँ जियांग सिक्सयून आगे बढ़कर संत मेओ से रिस्पेक्टफुली हेल्प मांगती है। वहीं हमारा हीरो अंदर से प्लान बनाते हुए सोचता है, अब मैं संत मेओ को अपने आर्काइक सेक्रेड बॉडी की पावर दिखाऊंगा, जिससे वो इम्प्रेस होकर मुझे अपना शिष्य मान लेगी। संत मेओ सबको बाहर भेज देती है, तुम सब बाहर वेट करो, मैं खुद बच्चे को एग्जामिन करूंगी। वो माँ को भरोसा दिलाती हैं, रिलैक्स, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं करूंगी, बच्चा कमजोर है, उसे स्ट्रेस नहीं दूंगी। फिर वो माँ की कलाई पकड़कर डायग्नोज करना शुरू करती हैं। बच्चा अंदर से हंसता है, कमजोर, ये आर्काइक सीक्रेट बॉडी को वीक कह रही है। जैसे ही संत मेओ उसकी पल्स चेक करती हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। वो एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस करती हैं जो प्राइमोरियल एरा से आती लगती है। माँ घबराकर पूछती है, क्या हुआ संत मेओ? संत हैरान होकर कहती हैं, क्या इस बच्चे को सच में कमजोर बच्चों का लेबल दिया गया था? माँ जवाब देती है, हाँ, लू क्लैन के हीलर्स ने यही कहा था। संत गंभीर होकर बोलती हैं, तो मैं खुद देखती हूँ कि इस बच्चे की असली क्षमता कितनी गहरी है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर उसे ऑब्जर्व करने लगती है। अंदर से बच्चा सोचता है, लगता है फ्यूचर मास्टर अब भी सैटिस्फाइड नहीं। ठीक है, अब पूरी पावर दिखाता हूँ। वो अपने आर्काइक सेक्रेट बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। संत की आंखें चमक उठती है। वो कहती है, ये छोटा सा बच्चा अब तक हार नहीं मान रहा। क्या अद्भुत फाइटिंग स्पिरिट है। अगर मैं यहाँ संयोग से ना आती तो दुनिया एक पियरलेस जीनियस खो देती। माँ स्टन्ड है, वो समझ नहीं पा रही कि संत क्या कह रही हैं। संत कहती है, मैं अपनी स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करूंगी जो हर चीज की सच्चाई दिखाता है। माँ ग्रैटिट्यूड से कहती है, धन्यवाद रिस्पेक्टेड संत। जब संत और माँ हॉल से बाहर आती है, बाहर पूरे क्लैन में एंग्जाइटी छा जाती है। सब सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी बाहर आ गई, मतलब बच्चा शायद बच नहीं पाया। लेकिन संत सबको रोकती है, अपनी इमेजिनेशन पर काबू रखो। ये बच्चा न केवल ठीक है बल्कि इसमें अनपैरेलल्ड टैलेंट है। किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता।
संत गर्व से कहती है, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं इस डिवाइन मैटर को मिस कर देती। अपने हाथ से एक आईना हवा में उछालती है। दादा डिसबिलीफ में कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो बताया गया था कि बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। संत मुस्कुराते हुए कहती है, वो सब किसी मूर्ख हीलर की बातें थी। वो अपने ट्रेजर से एक विजन दिखाती है। आकाश में 9 सुनहरे गोल्डन ड्रैगन्स एक विशाल ब्रॉन्ज कॉफिन को खींच रहे हैं। ये देखकर पूरा क्लैन सदमे में है। संत समझाती हैं, इनमें से सिर्फ एक सॉवरेन ड्रैगन भी पूरे जियांग क्लैन को एक उंगली से मिटा सकता है। फिर वो आईना उस कॉफिन में एक लड़के को लेटा हुआ दिखाती हैं, जो माँ जियांग सिक्सेन से हूबहू मिलता जुलता है। संत धीरे से कहती हैं, आर का एक सीक्रेट बॉडी वाला लड़का जियांग क्लैन में पैदा हुआ है। एक हेवनली एम्परर इस दुनिया में आने वाला है। दादा दादी खुशियों से भर उठते हैं। दादी तो आंसू में कहती हैं, हेवन ने हमारे क्लैन पर रहम किया है। माँ अपने पेट पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुराती है, तुमने सच में मुझे सम्मान दिलाया मेरे बच्चे। संत अब जियांग सिक्सेन की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन में मेरा डिसाइपल बने। वो वादा करती हैं, मैं खुद उसकी ग्रोथ और ट्रेनिंग की देखभाल करूंगी, जब तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान न बन जाए। पूरा क्लैन स्टन है, क्योंकि ये ऑफर हेड डिसाइपल की सीट के लिए है, जिसके लिए बड़े बड़े इंपीरियल हेयर्स भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। वहीं पेट के अंदर बैठा जियांग वांग सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन, ये तो फर्स्ट रेड सेट है। सिस्टम ने तो बस थर्ड रेड सेट मांगी थी, मतलब रिवॉर्ड तो बहुत खतरनाक होगा। माँ झुककर रिस्पेक्टफुली ऑफर करती है, हम जियांग क्लैन इस कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। वो सोचती है, दुनिया सच में एक दिन में पलट गई। मेरे बच्चे, क्या तुम इस संत के डिसाइपल बनना चाहते हो? संत मुस्कुराकर सोचती हैं, अच्छा हुआ मैंने दया दिखाई और यहाँ आई, नहीं तो मैं इस टेरिफाइंग पावर वाले बच्चे को खो देती। उसी वक्त जियांग वांग का सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है, उसे उसकी ओरिजिनल ट्रैजिक डेस्टिनी की झलक दिखाता है और फिर अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट। जियांग वांग अंदर ही अंदर खुश होकर सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन तो पीक पावर है, अब रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम अनाउंस करता है, रिवॉर्ड द सुप्रीम कल्टिवेशन टेक्निक हेवन डिवोरिंग डिमोनिक आर्ट। जियांग वांग शॉक में सोचता है, ये तो लेजेंडरी टेक्निक है। सिस्टम बताता है, ये आर्ट हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, एक कल्टिवेशन वॉटेक्स बनाती है, हीलिंग और इमेंस सप्रेसिव पावर दोनों देती है। बच्चा सोचता है, मुझे अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही मौका है। वो वहीं अपनी माँ के गर्भ में कल्टिवेट शुरू कर देता है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे हॉल में घूम जाती है। माँ और पूरा क्लैन दंग रह जाता है। उसका चाचा और चाची डिसबिलीफ में है। चाचा खुशी से कहता है, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और कल्टिवेशन शुरू कर दी। दादा गर्व से कहता है, हेवन ने सच में हमारे क्लैन पर कृपा की है। संत म्याओ मनी मन मुस्कुराती हैं और सोचती हैं, अब मेरे पास एक ऐसा डिसाइपल है जिसके पास आर्काइक सीक्रेट बॉडी है। इमॉर्टल पैलेस के 100 ईयर टूर्नामेंट में अब कोई मेरे क्लैन को कमजोर नहीं कहेगा। वो घोषणा करती हैं, हर नए डिसाइपल को एक मीटिंग गिफ्ट दिया जाता है, तो बतौर मास्टर मैं उसे एक ट्रेजर दूंगी। और वो अपनी स्पिरिचुअल ताकत से वो ट्रेजर उसकी माँ के पास भेजती हैं। पेट के अंदर जियांग वांग कॉन्फिडेंट में कहता है, मेरे पास सेक्रेट बॉडी और हेवन डिवोरिंग टेक्निक दोनों हैं। ये ट्रेजर तो मुझे खुद अपना मालिक मान लेगा। इसी सोच के साथ जियांग वांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, किसी नॉर्मल ट्रेजर को कंट्रोल करना तो उसके लिए बहुत ईजी है। ये देखकर संत हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, ऐसा बच्चा जो अभी भी अपनी माँ के पेट में है, वो कैसे किसी ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम का ट्रेजर कंट्रोल करने का मिशन कंप्लीट होते ही बच्चा सिस्टम को मनी मन कमांड देता है कि ट्रेजर को अपग्रेड किया जाए। वो ट्रेजर ट्रांसफॉर्म होकर एक इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर बन जाता है, जिसे अब हेवन एंड अर्थ फायर ऑपरेशन आर्मर कहा जाता है। वो ट्रेजर सीधा उसकी माँ के पेट में चला जाता है। पूरे फैमिली में शॉक का माहौल होता है ये देखकर कि एक अनबॉर्न बच्चा ना सिर्फ ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उसे अपग्रेड भी कर देता है। संत कहती हैं कि वो तो उसे ट्रेजर को कंट्रोल करने में मदद करने की सोच रही थी, लेकिन उस बच्चे ने तो अपने दम पर सब कर दिखाया और साथ ही उस ट्रेजर को अपग्रेड भी किया। फिर आगे कहती हैं कि अब इस बच्चे को कोई भी साधारण कल्टीवेटर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके पास इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और मैं अपने स्पिरिट क्रेन माउंट को भी पीछे छोड़ रही हूँ, जो आपके जियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। वो जाते हुए अनाउंस करती हैं,
जब जियांग वांग केव हेवन रियन तक पहुंचेगा, मैं खुद वापस आऊंगी उसे सेक्ट में ले जाने और कल्टीवेशन वर्ल्ड दिखाने। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी के सोल्जर्स जियांग क्लैन के हॉल में आ धमकते हैं, चिल्लाते हुए। जियांग क्लैन का इंचार्ज बाहर आए। उन्हें देखकर जियांग सिक्सिन समझ जाती है कि उन्हें उसके और उसके बेटे के क्लैन से निकल जाने की खबर मिल चुकी है और अब वो जरूर एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं। ये सुन वो बच्चा मन ही मन कहता है, शादी कैंसिल करने आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैं पैदा होऊंगा उस दिन ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी अपने इस फैसले पर पछताएगी। जनरल वू, जो सोल्जर्स का लीडर है, वो बच्चे के अंकल से पूछता है, क्या तू जियांग फैमिली का हेड है? इस पर चाचा पूछते हैं, तुम बिना परमिशन के ऐसे घुस रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये सुन जनरल वू हंसकर कहता है, मैं जनरल वू ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी से इन्फॉर्म करने आया हूँ कि जियांग क्लैन के साथ जो हमने कुछ सालों पहले मैरिज अग्रीमेंट किया था वो हम तोड़ देते हैं। चाचा गुस्से से फट पड़ते हैं और कहते हैं, पहले तो तुम लोग खुद इस मैरिज अग्रीमेंट के लिए भागे थे और अब तुम खुद ही यहाँ इसे तोड़ने भी आए हो। क्या तुम हमारे जियांग क्लैन का मजाक उड़ा रहे हो? जनरल वो अपनी पावर रिलीज करके कहता है, तुम्हारी बहन लुओ क्लैन से बाहर निकल गई है, इसका मतलब उसका बच्चा अब लुओ क्लैन का उत्तराधिकारी नहीं रहा। हमारा डायनेस्टी तुम्हारे जैसे स्मॉल क्लैन के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? हीरो अंदर से हंसकर कहता है, मेरे पास आर का एक सेक्रेड बॉडी और सिस्टम है। देखना, जिस दिन मैं इस दुनिया में कदम रखूंगा यही जनरल मेरे सामने घुटनों पर गिरेगा, अपनी प्रिंसेस को मुझे देने की भीख मांगते हुए। जनरल वो इंसल्ट करते हुए कहता है, हमारा एम्परर दयालु है जो मुझे भेजा, वरना तुम लोग इंपीरियल हॉल के सामने झुकते नजर आते। हमारी प्रिंसेस अभी तक माँ के पेट में है, लेकिन वो कोई कमजोर बच्चे से शादी नहीं करेगी, वो राज घराने वाले लड़के से शादी करेगी। चाचा धमकी देते हुए कहता है, तुम मेरे बहन के बच्चे के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ। जनरल हंसकर सीधा हमारे हीरो की माँ पर अटैक करता है, पर तभी ग्रैंडफादर वहां आते हैं और एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड प्रकट होता है जो उस अटैक को रोक देता है। वहीं हमारा हीरो ये देखकर मन में कहता है, इसने मेरी माँ को छूने की कोशिश की, मेरे पैदा होने तक इंतजार करो, सबसे पहले जिस पर मैं डिवोरिंग हेवन डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करूंगा वो तुम होगे। उस स्पिरिचुअल हाथ को देखकर जनरल शॉक में चिल्लाता है और 2 जियांग मिंग एल्डर्स को बुलाता है। तभी 2 काले रंग के हाथ उस बड़े स्पिरिचुअल हैंड को रोक देते हैं और वो दोनों हाथ जुआन मिंग एल्डर्स के होते हैं। दोनों पुराने एल्डर्स हंसते हैं और ग्रैंडफादर से कहते हैं, बूढ़े जियांग, तुम्हारा गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। जनरल हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें इनसे मिलवाना ही भूल गया था। ये दोनों हैं जुआन मिंग एल्डर, जो हमारे डायनेस्टी के दरबारी कल्टीवेटर्स हैं। इन दोनों बूढ़े कल्टीवेटर्स को देखकर हमारा हीरो मन में सोचता है, उन दोनों बूढ़े भूतों की वाकई कल्टीवेशन लो नहीं है, वो काफी पावरफुल है। चाचा गुस्से में कहते हैं, क्या ग्रेट शिया डायनेस्टी इतना नीचे गिर चुका है कि इन बदनाम एल्डर्स की मदद ले रहा है? क्या उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है जो इन जैसे सांपों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ये सुन एक एल्डर गुस्से में कहता है, तेरी बारी है क्या बोलने की? और फिर चाचा पर अटैक करता है। ग्रैंडफादर आगे बढ़कर बचाते हैं लेकिन पीछे धकेल दिए जाते हैं। ये देखकर दूसरा एल्डर प्रेग्नेंट माँ जियांगशिन पर खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है और हंसते हुए ग्रैंडफादर से कहता है, बूढ़े जियांग, तुम सबको बचा नहीं सकते, तुम्हारा कमजोर पोता इस वॉर से बच नहीं पाएगा। तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम वार्निंग देता है, फेटल थ्रेट डिटेक्टेड, प्रोटेक्ट योर मदर। बच्चा गुस्से में जल उठता है और सोचता है, एक प्रेग्नेंट औरत पर हमला, ये तो नीचता की हद है। वो डिवोरिंग हेवन डिमोनिक आर्ट एक्टिवेट करता है अटैक को निगलने के लिए। एक वर्टेक्स बनता है और वो वर्टेक्स एल्डर्स की स्पिरिचुअल पावर खींच लेता है। अपनी पावर गायब होते देख एल्डर घबरा जाता है। वहीं ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि उनकी मदद किसने की। तभी वो दोनों एल्डर्स मिलकर हंसते हुए फिर से हीरो की मां पर हमला करते हैं। ये देखकर हीरो पेट के अंदर से हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर एक्टिवेट करता है, जो उसके मास्टर ने उसे गिफ्ट दिया था, और उससे बहुत सारी आग की लपटें निकलती हैं जो एल्डर्स की अटैक को निगल लेती है। दोनों एल्डर्स उस आग की लपटों को देखकर डर में कहते हैं, ये तो इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर है, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट इतनी सी छोटी जियांग फैमिली के पास आया कैसे? वो उस फायर के अटैक को मुश्किल से रोक देते हैं। फिर एक एल्डर अपनी पूरी ताकत रिलीज करके गुस्से से कहता है, कौन है जो ये खतरनाक हमले कर रहा है? क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की? तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट। तुम जीवन और मृत्यु के समय में भी जीवित रहे। रिवॉर्ड मिलता है 9-fold मिस्टीरियस ग्रेट रीबर्थ पिल। बच्चा खुश होकर सोचता है, मुझे अभी जो मिली उस पिल को एक बार निगलने पर खत्म हुई स्पिरिचुअल पावर फिर से मिल जाती है। अब स्पिरिचुअल पावर खत्म होने का डर नहीं रहा। आज मैं जियांग परिवार को खोया सम्मान फिर से दिला के ही रहूंगा।
दूर कहीं संत म्याओं को महसूस होता है कि उसने दिया स्पिरिट ट्रेजर एक्टिवेट हुआ है, इसलिए वो कहती है मुझे जाकर ही देखना होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और जियांग क्लैन के हॉल के ऊपर प्रकट होकर उन 2 एल्डर्स पर गरजती है। कौन है वो अंधा जो मेरे डिसाइपल पर हमला करने की हिम्मत करता है? वो बच्चा मेरे क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस का हेड डिसाइपल है और तुम्हें उस पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? अपनी मास्टर को देखकर हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है मास्टर को गए 3 दिन हो गए थे, यानी मास्टर यहाँ से हजारों मील दूर होगी। लेकिन मास्टर यहाँ पलक झपकते ही कैसे आई? क्या उन्होंने अपना चेतना का टुकड़ा यहाँ छोड़ दिया था? एक एल्डर अटैक करते हुए कहता है क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में ऐसा कचरा कैसे घुस सकता है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? लेकिन संत आसानी से अपनी पावर से उसके अटैक को रोक देती है। बच्चा अंदर से खुश होकर सोचता है मास्टर ने ट्रेजर में बैकअप छोड़ा होगा, लेकिन अब जब मास्टर हमारे साथ यहाँ है तो ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपना अटैक नाकाम होता देख दोनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। एक एल्डर संत माओ से पूछता है ताकतवर लेडी, अपना नाम क्यों नहीं बताती ताकि मेरा महान शिया डिवाइन डायनेस्टी भविष्य में आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर सके? संत ठंडे लहजे में बोलती है क्या तुम अब भी मुझे तुम्हारी डायनेस्टी का नाम बताकर धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम जैसे 4th ट्रेड एम्परर्स को मेरा नाम बताने के लायक नहीं समझती। तभी ग्रैंडफादर मौके पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड यूज करके एक एल्डर को जमीन पर खून में लथपथ पटक देते हैं। जनरल वू हैरानी और घबराहट में सोचता है इस औरत की पावर देखकर लग रहा है ये सच में क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस की संत है। इसका मतलब जियांग फैमिली का कमजोर बेटा सच में क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में हेड डिसाइपल बनने वाला है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है देखकर हमारा हीरो हंसते हुए कहता है लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तभी एक एल्डर जनरल वू से कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं जनरल वू अभी भी अविश्वास में कहता है ये हो ही नहीं सकता। क्या लुओ क्लैन के सभी लोग मूर्ख हैं जो उन्होंने क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम एक टैलेंटेड बच्चे को अपने क्लैन से निकाल दिया? उन्होंने मेरे ग्रेट शिया डायनेस्टी पर विपत्ति ला दी है। तभी ग्रैंडफादर संत से कहते हैं हे एंशिएंट संत, अपनी दया से इन बेशर्म अवसरवादियों को छोड़ दो, उन्हें जीने दो ताकि वे अपनी आंखों से देख सके कि भविष्य में जियांग वांग किस तरह का पियरलेस जीनियस बनेगा। इस पर संत मान जाती है और गुस्से से जनरल वू से कहती है तुम्हारी डायनेस्टी को ये संदेश पहुंचाना कि जियांग फैमिली और ग्रेट शिया डायनेस्टी के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। फिर डायनेस्टी से आए सैनिकों को उठाकर बाहर फेंकते हुए कहती है लेकिन ये याद रखना उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाले तुम नहीं, मेरा डिसाइपल है। मेरा डिसाइपल तुम्हारे ग्रेट शिया डायनेस्टी के प्रिंसेस से शादी करने से मना करता है और शादी कैंसिल का एग्रीमेंट जनरल के सामने फेंक देती है। अपने मास्टर को उनकी अच्छे से बैंड बजाते देख हीरो खुश होकर कहता है मेरे मास्टर का और मेरा गुस्सा बिल्कुल एक जैसा ही है। फिर आगे संत गुस्से से कहती है तुम सालों अब तक भागे क्यों नहीं? जनरल हार मानकर सिर झुका देता है। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं और हाँ, हमने दी सगाई के उपहार लौटाना मत भूलना वरना मैं खुद आकर ले लूंगा। इस पर जनरल वू डरते डरते हाँ कह देता है। इसके बाद पूरी फैमिली संत के सामने झुककर धन्यवाद कहती है। संत कहती है अब ये बच्चा मेरा डिसाइपल है, उसके मसले मेरे हैं। फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से बच्चे को एक मैसेज भेजती है मेरे बच्चे, तुम्हारी मास्टर तुम्हारे लिए जियांग परिवार द्वारा जुड़े गए सारे रिसोर्सेज को सुरक्षित रखेगी। ये सुन हीरो सोचता है यू आर ट्रूली माई रियल मास्टर। इसके बाद ग्रैंडफादर सबको जाने का आदेश देते हैं और अकेले में संत से पूछते हैं मेरे पोते का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है जिससे वो स्पिरिचुअल ट्रेजर को कंट्रोल कर पाया? संत बताती है वो आर्काइक सेक्रेड बॉडी है। ये सुन ग्रैंडफादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। संत आगे सोचते हुए कहती है वो अपनी माँ के पेट के अंदर होते हुए भी उस ट्रेजर को कैसे कंट्रोल कर पाया ये मुझे भी नहीं पता। हमने आर्काइक सेक्रेड बॉडी हजारों साल पहले देखी थी, लेकिन इस बच्चे को तो वो बॉडी पैदा होने से पहले ही मिली है और वो अभी से ही कल्टिवेट कर रहा है। न जाने वो जन्म के वक्त कितना ताकतवर होगा। ये सुन उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। संत समझाती है कि इतनी रेयर बॉडी को ग्रो करने के लिए इमेंस रिसोर्सेज चाहिए। ग्रैंडफादर वादा करते हैं हम सब कुछ लगा देंगे उसे मजबूत फाउंडेशन देने में। दूसरी तरफ चाचा और उसकी पत्नी खुश होकर जियांग 16 से कहते हैं अब लुओ पछताएगा। हीरो सोचता है इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, मास्टर ने तो बस उंगली हिलाई और दुश्मन खत्म। मुझे भविष्य में और मेहनत करनी होगी ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। मुझे जीत सिर्फ शुरुआत से नहीं गर्व से ही करनी होगी। ग्रैंडफादर आते देख सब उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। क्लैन के एंसेस्टर यानी ग्रैंडफादर आते हैं और सबसे कहते हैं बस मैंने नन्हे मुन्ने के बॉडी के बारे में पहले ही सुन लिया है। आर्काइक एक सीक्रेट बॉडी सचमुच अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। बेहतर होगा कि आज से मेरे रिसोर्स भी मेरे पोते को दिए जाएं। ये सुन जियांग 16 लेने से मना कर देती है, लेकिन एंसेस्टर कहते हैं ये मेरा फाइनल डिसीजन है और साथ ही जियांग वांग की मास्टर संत म्याओ ने भी ये रिसोर्सेज दिए हैं, ये भी लो। उन रिसोर्सेज को लेते हुए उसकी माँ उन सबका धन्यवाद करती है। तभी हीरो के सामने सिस्टम नया मिशन देता है, 1 महीना कल्टिवेट करो और अपने एंसेस्टर को इम्प्रेस करो। अगर ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड सुप्रीम हेवनली बोन। उस रिवॉर्ड को सुन वो सोचता है
सुप्रीम बोन केवल एंशंट ऑलमाइटीज ही ऐसे बोन्स को लेकर जन्म ले सकते थे। मेरे क्लैन के जो रिसोर्सेज मुझे मिले हैं और मेरे पास जो हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट है, उनके साथ मैं केव हेवन रियल्म से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक आराम से पहुंच जाऊंगा। एक अजन्ना बच्चा पहले से ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के टॉप पर है। ये बात एंसेस्टर को आराम से चौंकाने के लिए पर्याप्त है। इतना खतरनाक रिवॉर्ड देखकर वो एक्साइटेड होकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर यानी एंसेस्टर एक जगह कल्टीवेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं, अगर मैं ऐसे ही बेचैन और इम्पेशेंट होकर कल्टीवेशन करूंगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। मुझे एक बार जाकर अपने पोते का हालचाल पूछकर आना चाहिए। फिर उसे देखने के लिए आते हुए वो सोचते हैं, ये बच्चा जियांग फैमिली का जीनियस है, इसे थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो उसे जितने हमारे पास हैं उतने रिसोर्सेज दे दिए हैं, इसीलिए उसकी देखभाल के अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन मैं उसकी निगरानी में इतना व्यस्त रहा कि मैं कभी उसकी कल्टीवेशन देख ही नहीं पाया। और जैसे ही वो उसकी कल्टीवेशन देखते हैं, उनको बहुत बड़ा शौक लगता है। वो यकीन नहीं कर पाते कि उनका पोता सिर्फ 1 महीने में ही स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। उसी टाइम पेट में पल रहा बच्चा सोच रहा होता है कि वो तो ये लेवल 3 दिन पहले ही पा चुका है, और अब वो सोच रहा है कि शायद वो आज वेनरेबल रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करे। क्या वो सफल होगा? जैसे ही एंसेस्टर उसके लेवल को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है, इम्प्रेस द एंसेस्टर मिशन कंप्लीटेड। हीरो हल्का सा मुस्कुराता है सोचकर कि उसका एंसेस्टर इतनी आसानी से इंप्रेस हो गया। रिवॉर्ड के रूप में सुप्रीम बोन प्रकट होती है, एक स्पिरिचुअल स्केलेटन के रूप में। सिर्फ उसकी ऑरा महसूस करते हीरो के अंदर जो रुकावट थी वो आसानी से खुलने लगती है। सिस्टम अपने आप उस सुप्रीम बोन को उसके साथ फ्यूज करने लगता है। हीरो सोचता है कि अब वो अपने एंसेस्टर को और भी ज्यादा सरप्राइज करेगा। वो सुप्रीम बोन की पावर को फ्यूजन के दौरान बोरो करके वेनरेबल रियल में ब्रेक थ्रू करता है। वो देखता है कि सुप्रीम बोन से पर्पल एनर्जी निकल रही है और वो खुश होता है। एंसेस्टर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका पोता इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में अपनी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा देगा। इसी दौरान माँ भी अपने बच्चे से निकल रही एक नई ऑरा महसूस करती है। ब्रेक थ्रू बड़ी आसानी से सफल हो जाता है और हीरो को पता चलता है कि सुप्रीम बोन से मिली डिवाइन एबिलिटी खुद समय से जुड़ी हुई है। उसे लगता है, मैं शायद ज्यादा ही इम्पेशेंट हूँ, इसी वजह से मुझे ये एबिलिटी मिली है। वो समझता है कि शायद वो कुछ जल्दी में था और उसकी लिमिट वेनरेबल रियल्म तक ही थी। लेकिन अब इस नई एबिलिटी से वो समय के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ टाइम को स्लो कर सकता है, जिससे वो जन्म से पहले ही और भी ऊंचे लेवल तक जा सकता है। और इसी सोच के साथ वो टाइम को स्लो कर देता है। एंसेस्टर अपने पोते से निकल रही बाहरी ऑरा को महसूस करते हैं, जिसमें टाइम के लॉज की झलक होती है, और वो मान लेते हैं कि अब वो अपने पोते की शक्ति को समझ भी नहीं सकते। वो जोर से हंसते हैं, खुश होकर कहते हैं, हेवन ने सच में जियांग परिवार को आशीर्वाद दिया है। कुछ महीनों बाद जियांग 16 को लेबर पेन शुरू होता है। पूरा परिवार 3 घंटे तक बाहर बेचैनी से इंतजार करता है। मिडवाइफ उसे हिम्मत देती है, थोड़ा और सहो। और जब बच्चा जन्म लेता है, सिस्टम अनाउंस करता है, जियांग वांग अब इननेट एंशिएंट इमॉर्टल रियल्म तक पहुंच गया है। उसका जन्म एक सेलेस्टियल फिनोमेनन, दैवीय घटना पैदा करता है। आसमान में अजीब चिन्ह, रोशनी और शक्तियां दिखने लगती हैं। दूर दूर के महान लोग बादलों से उतरकर बधाई देने आते हैं। लोग हैरान हैं कि एक साधारण ट्रू इमॉर्टल के संतान ऐसी कॉस्मिक घटना कैसे पैदा कर सकती है। तभी एक समझदार व्यक्ति बताता है, ये बच्चा वही है जिसे ग्रेट शिया डायनेस्टी ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है, वो तो पुरानी बात है, ये बच्चा इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस के एक सेज ने इसे गर्भ में रहते हुए ही अपना डिसाइपल बना लिया था। अचानक ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर खुद पहुंचता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे की वजह से हुई कॉस्मिक हलचल को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आकाश में लगातार नए नए सेलेस्टियल विजन प्रकट होते जाते हैं। गोल्डन लोटस, द बिटर सी, फिर स्प्लेंडेड रिवर्स एंड माउंटेन्स, और फिर चमकते शाइनिंग स्टार्स। और फिर एम्परर पहचानता है, ये तो यंग लाइफ एंड डेथ डायग्राम है जो हजारों साल से नहीं देखा गया था। लेकिन जियांग वांग को यहीं रुकने का मन नहीं करता। वो इन 5 विजन को एक साथ मर्ज करता है और एक अंतिम घटना होती है, द इमॉर्टल किंग डिसेंड्स फ्रॉम द 9 हेवेंस। ये देखकर वहां जमा हुए सारे लोग बहुत बड़े सदमे में होते हैं। एंसेस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गर्व से कहते हैं, मेरा पोता जियांग वांग भविष्य का महान एम्परर बनेगा। ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर पछताता है, काश ये बच्चा मेरे राज्य में जन्मा होता। वो विवाह फिर से तय करने का सोचता है, पर शर्म से ये विचार छोड़ देता है। दूसरी तरफ माँ अपने बच्चे यानी हीरो को गोद में लेकर कहती है, तू ही मेरी असली शान है। लोग बातें बनाने लगते हैं। अब लुओ क्लैन को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हो रहा होगा। लेकिन एम्परर समझता है कि अब क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडिजी को नाराज कर दिया है, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दो। जन्म के 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जियांग वांग एक छोटे बच्चे के रूप में टाइम को स्लो डाउन करके मेडिटेशन करता दिखता है। वो अपनी टाइम स्लोइंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर आंखें खोलकर सोचता है, मैं अब एंशिएंट किंग रील के पीक तक पहुंच चुका हूं, पर फिर भी मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। कुछ उत्साहित सेवक उसे इमॉर्टल फ्रूट ऑफर करते हैं। वो परेशान होकर कहता है,
मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो मेडिटेशन से उठ के अपने इंसेस्टर से मिलता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इंसेस्टर उसकी तारीफ करते हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही तू एंशिएंट किंग रिल्म की पीक पर है। कुछ सालों में तो मैं भी तुझसे पीछे रह जाऊंगा। जियांग वैंग विनम्रता से जवाब देता है, मैंने पिछले 1 महीने से कोई प्रोग्रेस नहीं की। मैं एक ब्रेक थ्रू में अटका हुआ हूँ। असल में वो एक बड़ी परेशानी में था। 1 साल पहले सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया था कि वो एक सीक्रेट रील्म में जाए, पर वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी और लाओ क्लैन दोनों ने उसके लिए किल ऑर्डर जारी कर रखा था। जो भी उसे मारेगा उससे इनाम रखा गया है। साथ ही उसे अपने ही क्लैन के अंदर एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसे एक वेनमस ऑरा महसूस हुई और उसका पीछा करते करते वो क्लैन के बैक माउंटेन तक पहुंचा, जहां उसे एक भयानक एंटिटी का अस्तित्व पता चला। वो देखता है कि वहां एक डेमन सप्रेशन एरे है, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगी हैं। अंदर का खतरा और बाहर के दुश्मन दोनों से उसे लगता है कि उसकी ताकत अभी बहुत कम है। इसलिए वो तय करता है कि उसे बाहर जाकर सीक्रेट रीम ढूंढना ही होगा ताकत बढ़ाने के लिए। इंसेस्टर से बात करते वक्त वो ये सब बताता है। इंसेस्टर पूछते हैं कि उन्होंने भी वो वेनेमस ऑरा महसूस की है, लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं वो एंटिटी सील से बाहर नहीं आ सकती। तभी एक क्लैन मेंबर भागता हुआ आता है बताने कि ईस्टर्न सी में एक सेज सीक्रेट रीम खुला है और शिया डायनेस्टी और लाओ क्लैन पहले से ही उसे कब्जे में लेने के लिए साथ मिल गए हैं। ये सुन इंसेस्टर तुरंत क्लैन मीटिंग बुलाने का आदेश देते हैं। ग्रैंडफादर को मीटिंग के लिए जाता देख जियांग वैंग उनसे कहता है, मैंने एंशिएंट किंग रील्म में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए अब मैं भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। इंसेस्टर मान जाते हैं। मीटिंग में वो सबको जियांग वैंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मीटिंग में जियांग वैंग बोलता है, मैंने कई महीने पहले ही एंशिएंट किंग रील्म की पीक अचीव कर ली थी। अब अगली रील्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं क्लैन से बाहर जाकर एक्सपीरियंस और ताकत इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो सबको अपनी पावर दिखाता है। ये देखकर एल्डर्स उसकी तेज प्रगति की तारीफ करते हैं, पर बाहर जाने का कड़ा विरोध करते हैं। वो कहते हैं, दुश्मन पहले से ट्रैप बिछा चुके हैं। ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी और लाओ ने उसे मारने पर इनाम भी रखा है। हम जियांग क्लैन के जीनियस को बाहर भेजकर रिस्क नहीं ले सकते। ये सुन जियांग वैंग मुंह फेर लेता है। इंसेस्टर सुझाव देते हैं, अगर हम जियांग को एंशिएंट ब्रेकिंग पिल दे दें ताकि वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके और रिस्क ना लेना पड़े। ये सुझाव चाचा को भी अच्छा लगता है, लेकिन जियांग वैंग सोचता है वो पिल बहुत महंगी है जिसे हमारा क्लैन मुश्किल से ला सकता है, और उस पिल को खाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा या नहीं। फिर वो सभी एल्डर्स से कहता है, अगर मैं हर बार क्लैन के पीछे छिप जाऊंगा तो कैसे मजबूत बनूंगा। मैंने कभी कोई असली लाइफ एंड डेथ लड़ाई नहीं लड़ी। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास उसके मास्टर का दिया हुआ ट्रेजर है जिसे कोई एंशिएंट एम्परर भी उसे पकड़ नहीं सकता। वो उनसे अनुमति मांगता है कि वो बाहर जाकर खुद को और शक्तिशाली करना चाहता है। ये सुन उसके चाचा कहते हैं, तू अभी 5 साल का है और तुझे लाइफ एंड डेथ की लड़ाइयां लड़नी है। ये सुन जियांग वैंग अपने चाचा की तरफ गुस्से से देखता है। जियांग वैंग की बातें सुनकर उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं, उसने पहले ही अपने कल्टीवेशन से बहुत सारे लोगों को सरपास कर दिया है। उसे पूरा अधिकार है अपने मन मुताबिक जीने का। इंसेस्टर आखिरकार मान जाते हैं, पर चेतावनी देते हैं, लाओ क्लैन और शिया डायनेस्टी के जीनियस भी उस सीक्रेट रील में जरूर एंटर करेंगे। वो तुझे मारने के लिए ट्रैप भी लगा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। और अगर तेरी पहचान सबको पता चल गई तो एंशिएंट एम्परर्स तुझे मारने पीछे लग जाएंगे। जियांग वैंग आत्मविश्वास से कहता है, बस एंशिएंट एम्परर्स ही ना, उनसे कौन डरता है। इंसेस्टर हंसते हैं और कहते हैं, अब तू सच्चा हमारे क्लैन का बेटा लग रहा है। वो उसे अनुमति दे देते हैं और जियांग वैंग निकल पड़ता है। माँ दरवाजे पर खड़े होकर उसके लिए दुआ करती है कि वो सकुशल घर आए। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है सीक्रेट रील्म की एंट्रेंस पर बहुत भीड़ जमा है। जियांग वैंग एक कल्टिवेटर से पूछता है, क्या यही एंशिएंट सेज का सीक्रेट रील्म है। इससे वो पहले नाराज होता है, पर उसके कपड़ों की क्वालिटी देखकर समझ जाता है कि ये किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर है, इसलिए तुरंत अपने लहजे में सॉफ्टनेस लाता है और कहता है, हाँ ये एंशिएंट सेज का सीक्रेट रील्म है, पर तुम किस फैमिली या क्लैन से हो। जियांग वैंग झूठ बोलता है कि वो एक छोटे से सेक्ट से है और पूछता है, बड़े बड़े सेक्ट्स अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं। कल्टीवेटर बताता है, ग्रेट शिया डायनेस्टी और लाओ क्लैन ने इस रील्म को कंट्रोल कर रखा है और सिर्फ 18 साल से कम उम्र वालों को एंट्री दी है। ये सुन वो सोचता है, इसका मतलब ग्रेट शिया डायनेस्टी और लाओ क्लैन के जीनियस भी आएंगे। तभी ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस शिया मैगजियान आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि सब लोग दंग रह जाते हैं। उसकी जनरल्स दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, पर प्रिंसेस समझदार है। वो कहती है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, खासकर लाओ क्लैन लीडर के बेटे को, जिसके जन्म के वक्त अजीब से हेवनली साइन दिखे थे, और साथ ही लाओ क्लैन ने उसके कल्टिवेशन के लिए अपने सारे रिसोर्स बहा दिए हैं।
और उसके साथ जियांग क्लैन के प्रभावशाली बेटे ने भी जन्म के वक्त 5 सेलेस्टियल फिनोमेना पैदा किए थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी को भी कम मत समझना। वो अफसोस जताती है कि उनका डायनेस्टी एक ताकतवर सहयोगी जियांग क्लैन को खो चुका है। इस पर दूसरा जनरल कहता है, ये सारी करतूत उस जनरल वू की है। प्रिंसेस कहती है, अब उस जनरल को कोसना बंद करो और तुम दोनों मेरे फ्रैक्शन के पिलर हो, तो मैंने जो बताया है वो याद रखना। उस प्रिंसेस को देखकर हमारा हीरो कहता है, वो ग्रेट शिया डायनेस्टी से है और वो खूबसूरत भी है, साथ ही उसमें कोई भी अहंकार नहीं है। तभी लाओ क्लैन आता है बिजली से घिरी हुई शानदार कैरेज में। वो जियांग मांग उन्हें देख मुस्कुराता है और सोचता है, आखिर आ ही गए। उनकी एल्डर अपनी तरफ से लुओडोंग को प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करती है। लुओडोंग प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर प्रिंसेस सारे एल्डर से कहती है, अब सब लोग आ गए हैं तो सीक्रेट रूम खोला जाए। वहीं लुओडोंग प्रिंसेस ने उसे नजरअंदाज किया, इसलिए गुस्सा हो जाता है। एल्डर्स मिलकर सीक्रेट रूम गेट खोलते हैं और सब बच्चों को अंदर जाने को कहा जाता है। जियांग मैंग अंदर जाते हुए सोचता है, अब वक्त है लुओ क्लैन को उनके कर्मों का फल चखाने का। मुझे देखना है तुम लोगों ने जिस जीनियस पर इतने सारे रिसोर्सेज बहा दिए हैं वो मेरे कितने स्ट्राइक झेल पाता है। लैन की एल्डर वाचू उसे देखती है और पहचान जाती है। उसके चेहरे में उसकी माँ जियांग सिक्सेन की झलक पाती है। वो शौक में है कि ये बच्चा इतनी खतरनाक जगह पर कैसे आ गया। जियांग मैंग उसकी कोशिशों को चकमा देकर रियल्म के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाहर एल्डर वाचू सोचती है, मुझे ये खबर क्लैन को दे देनी चाहिए। अब जब वो यहाँ आया है वो जिंदा घर वापस नहीं आ पाएगा। अंदर जियांग मैंग अपनी एडवेंचर शुरू करता है। तभी उस पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट हमला करता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ता है जो प्योर एनर्जी का बना होता है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है और बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने के बाद सोचता है, इससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा। सिस्टम के रिवॉर्ड्स ही असली प्राइज है जो मुझे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देते हैं। फिर वहां से उड़कर एक जगह जाकर सोचता है, बाहर लुओ क्लैन की बूढ़ी एल्डर मेरे पर नजर रखे हुई है और साथ ही शिया डायनेस्टी के एजेंट्स भी मेरे पर घात लगाए कहीं ना कहीं बैठे होंगे। इसलिए वो प्लान बनाता है कि इस मौके पर वो एक नया ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि उसकी पावर लुओ क्लैन और ग्रेट शिया डायनेस्टी के हमलों से बचने के लिए अपर्याप्त है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है मिशन एंशिएंट सेज सीक्रेट रील में घुसने का पूरा हुआ और उसे मिलते हैं 100 साल की कल्टीवेशन का रिवॉर्ड। जियांग मैंग तुरंत बैठकर वो इमेंस पावर अब्सॉर्ब करने लगता है। उसे अब्सॉर्ब करने के बाद सोचता है, चलो देखते हैं 100 ईयर कल्टीवेशन मुझे कितनी पावर में बढ़ोतरी देगी, और आसमान की तरफ जाने लगता है और उसकी बॉडी से निकल रही एनर्जी से एक गोल्डन लाइट पिलर आसमान तक उठ जाता है जो दूर से भी देखा जा सकता है। उसे देख सब कल्टिवेटर्स चौंक जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ट्रेजर मिला है, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि ये तो सेलेस्टियल थंडर ट्रिब्यूलेशन है। जियांग मैंग जैसे ही आसमान में जाता है, आसमान में खतरनाक बिजलियां चमकने लगती हैं। एक कल्टीवेटर पहचानता है, ये 9-फोल्ड थंडर ट्रिब्यूलेशन है। कंप्रेस होकर एक ही स्ट्राइक में बदल गया है, जिससे एक सेलेस्टियल फिनोमेना पैदा हुआ है। लुओडोंग इसे प्रिंसेस के करीब आने का मौका समझता है और उससे कहता है, जो आसमान में इतनी सारी उथल पुथल हो रही है, इसका जरूर मतलब है कि कोई हेवनली ट्रेजर आने वाला है। चलो इसे मिलकर सीज करते हैं। प्रिंसेस कहती है, इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का लेवल अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इतनी जल्दी कदम उठाना सही नहीं है। इस पर लुओडोंग पूछता है, क्यों ना हम वहां एक साथ जाएं, क्या हो रहा है देखें, फिर अपना फैसला लें। प्रिंसेस उसे कहती है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगी, और वहां से चली जाती है। उसे फिर से नकारता देख लुओडोंग अपने मन में ईवल स्माइल के साथ सोचता है, मुझे इस सुंदर स्त्री को पाना ही है, वो बस मेरी है। वहीं दूसरी तरफ तूफान के बीच जियांग मैंग खुद लाइटनिंग के पैलेस में खड़ा है और उसे ललकारते हुए कहता है, चलो दिखाओ तुम्हारी पूरी ताकत, मैं भी देखूं थंडर ट्रिब्यूलेशन पैलेस किस मिट्टी का बना है। उसकी ललकार सुन उस पैलेस से एक जोरदार बिजली निकलती है और उस पर गिरती है, पर वो हंसकर कहता है, इतना ही क्या, तुम इससे ताकतवर हमला नहीं कर सकते। वो हेवन डिवाउरिंग डेमोन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उस बिजली को निगल जाता है। फिर लाइटनिंग का बना आर्मर्ड वॉरियर उसके सामने खड़ा होता है। वो हीरो पर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन हीरो आराम से उस लाइटनिंग से बचकर फिर से उस वॉरियर के सामने खड़ा होता है। ये देखकर वो वॉरियर गुस्से से फिर से उस पर लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन इस बार जियांग वांग उसके अटैक को रोककर पलटवार करता है और आखिर में अपनी क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड लाइट शाइन अपॉन द 9 हेवन से वॉरियर पर जोरदार हमला करता है। आसमान में लड़ रहे जियांग वांग को देखकर दूर खड़े लोग शॉक में हैं और सोच रहे होते हैं, कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो इतनी खतरनाक लाइटनिंग को झेल सके। प्रिंसेस सोचकर कहती है, इम्पॉसिबल। कोई एंशिएंट एम्परर बनने के लिए ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा है, लेकिन सीक्रेट रियल में एंट्री करने के लिए उम्र तो 18 साल से कम होती है। इसका मतलब भी 18 साल के अंदर ही एंशिएंट एम्परर बनने वाला है।
लूडोंग समझ जाता है कि अगर ये लड़का इतनी खतरनाक हेवनली ट्रिब्यूलेशन बिना किसी खरोच के झेल रहा है तो वो काफी खतरनाक होगा। अगर ये जिंदा रहा तो भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा। वो प्लान करता है कि तूफान के बीच उसे मार देगा और तभी हीरो का अटैक और उस वॉरियर का अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ट्रिब्यूलेशन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पूरा सीक्रेट रियल्म टूटने लगता है। लोग भागने लगते हैं। लूडोंग अपनी ताकत से प्रिंसेस को बचाता है और वो उसे धन्यवाद देती है। जब तूफान थमता है तब सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। वो मिस्टीरियस लड़का गायब हो चुका होता है। सब मान लेते हैं कि वो ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया और मारा गया। लुआडोंग अभी देखे गए ताकतवर पर्सन को कारण बनाकर प्रिंसेस को मनाने की कोशिश करता है कि वे दोनों साथ रहें। कहता है कि क्यों ना हम टीम बना ले, क्योंकि अभी अभी जो इंसान ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा था वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है और अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारा फ्रेंड है या दुश्मन। इसीलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसेस शालीनता से मना कर देती है और बताती है कि उसने पहले ही एक टीम बना ली है। फिर आगे कहती है, यंग मास्टर लुओ, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारे साथ जुड़ने से आप पीछे ही रह जाएंगे और ऐसा मैं नहीं चाहती। लुओडोंग इस रिजेक्शन से बहुत गुस्सा होता है और ठान लेता है कि शिया मैगजियन उसे अपना बना कर रहेगा। कोई भी उसे इनकार नहीं कर पाएगा। और तभी प्रिंसेस की नज़र एक छोटे बच्चे यानी जियांग पर जाती है। प्रिंसेस जियांग वांग के हैंडसम झलक से प्रभावित होती है। वही जियांग वांग एक जगह बैठकर सोचता है कि उसे नए मार्शल आर्ट्स ढूंढने होंगे, क्योंकि अपने क्लैन की टेक्निक्स यूज करने से उसकी आइडेंटिटी आसानी से रिवील हो जाएगी। प्रिंसेस उसके पास आती है और उसका ध्यान खींचती है। जियांग वांग उसे देख सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि वो शिया डायनेस्टी से है, पर लगता है कि वो मुझे नहीं पहचानती। वही जियांग के रिएक्शन को देखकर प्रिंसेस पूछती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वो मासूम बच्चे का रोल प्ले करता है और प्रिंसेस की ब्यूटी की तारीफ करता है। उसकी मीठी मीठी बातें काम कर जाती हैं। प्रिंसेस उसका कान पकड़कर उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहती है, तुम इतने छोटे होने पर भी सीक्रेट रियल में एंटर करने की हिम्मत करते हो, तुम काफी हिम्मत वाले हो। इस पर जियांग वांग एक सैड कहानी बनाकर बताता है कि उसका क्लैन बहुत बुरी हालत में है और रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसे सीक्रेट रियल में आना पड़ा। ये सुन प्रिंसेस को उसके बारे में बुरा लगता है और वो उसे अपनी टीम में इनवाइट करती है ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे, और जियांग वांग जोश जोश में हाँ कर देता है। वही प्रिंसेस को उसे इग्नोर कर एक बच्चे के साथ बोलता देख लुडोंग को बहुत गुस्सा रहा होता है। वही जियांग वांग भी जाते हुए उसे जीप दिखाकर चिढ़ाने लगता है। वो गुस्से में है कि उस बच्चे ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। वो प्रिंसेस के ग्रुप का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक वुल्फ ने जियांग वांग पर अटैक किया, लेकिन जियांग वांग उसे एक पंच में ही हरा देता है, जिससे प्रिंसेस सरप्राइज्ड होकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करती है। वही जियांग वांग सोचता है, मैं अपनी पावर को दबा कर रखा हूं, वरना उसकी शॉक वेव भी इसे चोट पहुंचा सकती है। तभी वो लुडोंग को फील करता है और सोचता है कि वो हमारा पूरे समय पीछा कर रहा है। आखिरकार उसके गोल क्या है? फिर वो उसका प्लान जानने के लिए अपनी आत्मा को झाड़ियों में छुपे लूडो के पास भेजता है, जो हंसते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस, ये यंग मास्टर बस तुम्हारे लिए सीक्रेट रियल में आया है, और मेरे पास जो एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल है वो मेरे एल्डर लुवान क्यू ने पर्सनली बनाई है, और इसमें एंशिएंट एम्परर की पावर बसी है, और इसमें एक बार कैद होने पर इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ये सुन जियांग वांग सोचता है, एक आर्टिफैक्ट, वो भी एंशिएंट एम्परर लेवल का। अब मुझे ये देखना है कि मेरे जैसे 9th लेवल एंशिएंट एम्परर पर ये काम करेगा या नहीं। वही लुडोंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुम मेरी हो, तुम्हारी 9 येन एक्सक्विजिट बॉडी मेरी है। उस बॉडी का जिक्र सुनकर जियांग वांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, अब ये और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर अगले सीन में हम रात को प्रिंसेस और जियांग को एक गुफा में बैठे देखते हैं। जियांग वांग अपने बचपन का पूरा फायदा उठाते हुए प्रिंसेस से कहता है, बिग सिस्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये सुनकर प्रिंसेस हंसते हुए उसका गाल पकड़कर कहती है, तुम लिटिल मॉन्स्टर जो स्पिरिचुअल बीस्ट्स को एक मुक्के से हरा देता है, उसे डर किस बात का? ये सुनकर भी जियांग रुकता नहीं। वो आगे कहता है, बिग सिस्टर, मुझे सच में डर लग रहा है, और वैसे भी तुम काफी अच्छी हो, तो कौन नहीं चाहेगा तुम्हारे साथ रहे? ये सुन प्रिंसेस पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? इस पर जियांग खुशी से कहता है, बिल्कुल बिग सिस्टर, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी क्यों नहीं है? इस पर वो दुखी होकर कहती है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सभी के इरादे गंदे हैं और वो मेरे पास एक एजेंडा लेकर आते हैं। ये सुन जियांग वांग पूछता है, कौन सा एजेंडा है? इस पर वो उससे पूछती है, क्या तुमने कभी 9 यूनियन एक्सक्विजिट बॉडी के बारे में सुना है? ये बॉडी जिसके पास है, उसके साथ अगर डुअल कल्टीवेशन यानी जो रात को करते हैं वो किया तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं।
इसीलिए बहुत सारे इविल सेक्ट्स ऐसी बॉडी वाली महिलाओं को पकड़कर उन पर अत्याचार करते हैं। ये सुन जियांगवांग फुल जोश में कहता है, मैं समझ गया बिग सिस्टर शिया, उन सारे गंदे लड़कों को तुम्हारी बॉडी चाहिए ना, टेंशन मत लो, अगर वो यहाँ आए तो मैं उन्हें लात मारकर भगा दूंगा। ये सुन वो कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारे शब्दों पर विश्वास है। छोटे मॉन्स्टर, अब चलो जल्दी से सो जाओ। और इसके बाद वे दोनों मेडिटेशन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग गुफा के बाहर कुछ फील करके कहता है, वो यहाँ भी आ गया। फिर चुपचाप गुफा से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे उस जानवर लुओडोंग से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए ताकि थोड़ी शांति मिल सके। और जैसे ही वो गुफा से बाहर आता है, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे बिग सिस्टर भी बाहर आ चुकी है और डांटती है, तुम अकेले बाहर क्यों आए? इस पर वो उसका हाथ पकड़कर सॉरी कहता है। ये सब लुओडोंग एक पेड़ से देख रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, मुझे चिढ़ाने के लिए तुम प्रिंसेस के साथ मेरे सामने ऐसा प्यार भरा व्यवहार कर रहे हो, तो ठीक है हरामखोर, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है, इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। और इसी सोच के साथ वो जियांग पर जोरदार अटैक करता है। ये देख जियांग करता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वो अटैक जियांग पर हो देख प्रिंसेस उसे बचाने बीच में आ जाती है और पूछती है, यंग मास्टर लो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुन लुओडोंग इविल स्माइल के साथ कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ अब तुम्हें पता चल जाएगा। और वो उन दोनों पर एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल फेंक देता है और वो आर्टिफैक्ट उन दोनों को कैद कर लेता है। ये देख प्रिंसेस गुस्से से उसे धमकी देते हुए कहती है, लुओडोंग, जो तुम कर रहे हो इससे हमारे क्लैन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अगर तुम खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहते तो हमें छोड़ दो। ये धमकी सुनकर भी लुओडोंग नहीं मानता। ये देख क्या प्रिंसेस अपने हाथ का टोकन तोड़ देती है और कहती है, अब पछताकर भी कोई फायदा नहीं। वो टोकन टूटने से उस आर्टिफैक्ट में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन वो दरार अपने आप भरने लगती है। ये देखकर प्रिंसेस डर से कहती है, ये क्या, हमारी डायनेस्टी की रेस्क्यू सील फेल हो गई? ये देखकर लुओडोंग हंसते हुए कहता है, अपनी ताकत बचा के रखो। ये एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल पर्सनली एल्डर लुवान क्यों नहीं बनाई है? जो भी एंशिएंट एम्परर लेवल से नीचे का इस सील में कैद हो जाता है वो कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। हालात और खराब होते देख प्रिंसेस हमारे हीरो से कहती है, मैं तुम्हें अपनी बची ताकत से इस सीक्रेट रियल्म से बाहर भेजती हूँ, तुम जल्दी से जाकर ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी को इन्फॉर्म करो। इस पर लुओडोंग हंसते हुए जियांगवांग से कहता है, तू साले हरामखोर, तू वही बच्चा है ना जिसे मेरे लुओ क्लैन ने 5 साल पहले निकाल दिया था? ये सुनकर प्रिंसेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वही जियांगवांग हंसते हुए लुओडोंग से कहता है, सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारे फालतू लुओ क्लैन से मत जोड़ो। मेरा सरनेम है जियांग और मेरा नाम है जियांगवांग। और दूसरी बात, क्या तुझे सच में लग रहा है कि तू पहले ही जीत चुका है? ये बातें सुन लुओडोंग हंसकर कहता है, थोड़ी देर में ही तुम मरने वाले हो और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। वही प्रिंसेस उस सील से कमजोर पड़ने लगती है। वो जियांगवांग से कहती है, लिटिल ब्रदर जियांग, चीजें कभी भी हमारे हाथ से फिसल सकती है, इसीलिए तुम जल्दी जाकर मदद ले आओ, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। इस पर वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक सिंपल प्लान है। फिर अपनी पावर रिलीज करके हवा में उड़ने लगता है। जियांगवांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल में कैद होने के बाद भी यूज करते देख लुओडोंग हैरान हो जाता है। इसके बाद जियांग उस आर्टिफैक्ट के पास जाता है जिससे वो कैद है और उसे अपने हाथों से चकनाचूर कर देता है। फिर फुल स्पीड में लुओडोंग के पास जाकर उसके माथे पर उंगली से बस टच करता है और उसके सारे स्पिरिचुअल वेन्स तोड़ देता है। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खून थूकते हुए जमीन पर गिरता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान रह जाती है। लुओडोंग चीखता है, ये कैसे पॉसिबल है? जियांगवांग उसके सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या अब तू सैटिस्फाइड है उस बच्चे की पावर से जिसे लुओ क्लैन ने छोड़ दिया था? लुओडोंग उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आज क्या हुआ। जियांगवांग तिरस्कार से कहता है कि वो लुओ क्लैन से है। डरता नहीं, वो वादा करता है कि जब बड़ा होगा वो खुद उनके पास जाकर बदला लेगा। फिर वो लाओडोंग के शरीर में एक गोल्डन कोर की एनर्जी डाल देता है। लाओडोंग डर के मारे पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जियांगवांग कहता है, मैं कोई खून का प्यासा नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे दया सिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। पूरी ताकत से भागकर अपने एंसेस्टर के पास जाओ और उस गोल्डन कोर को निकालने को कहो। तेरे पास 3 अगरबत्तियां जलने तक का समय है, अगर सफल हो गए तो ही बच पाओगे। प्रिंसेस वार्निंग देती है कि लाओडोंग को छोड़ना डिजास्टर ला सकता है, पर जियांगवांग बिना टेंशन के उसका हाथ पकड़कर कहता है, टेंशन मत लो बिग सिस्टर, वो कमीना कहीं नहीं भाग पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लुओडोंग पूरी ताकत से भाग रहा होता है और कहता है, जियांगवांग तू बस रुक, मैं जैसे ही क्लैन में जाऊंगा हमारे क्लैन के सारे एल्डर्स को लेकर तुम्हारे जियांग फैमिली में आऊंगा और तुम्हारे फैमिली में खून की नदियां बहाऊंगा। मैं खुद तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को तोड़ दूंगा। वहीं जियांगवांग आराम से 3 से गिनती शुरू करता है।
जैसे ही वो एक पर पहुंचता है, लाओ डोंग के अंदर का गोल्डन कोर जोरदार ब्लास्ट करता है, जिसमें लाओ डोंग मारा जाता है। जियांगवांग फिर प्रिंसेस की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है और कहता है कि वो दया दिखाने का मजाक कर रहा था, क्योंकि वो ज्यादातर माँ की बातें मानता ही नहीं। प्रिंसेस शिया अब कंफर्म कर लेती है कि ये जियांग क्लान का डिवाइन चाइल्ड ही है और सोचती है, मेरे पिता को हमेशा उस शादी को तोड़ने का अफसोस रहा है, शायद इस बार ये मुलाकात वो सब ठीक कर दे। वे दोनों उस जगह पर आते हैं जहां एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन की जगह को देखकर प्रिंसेस पूछती है, क्या यही जगह है जहां विस्फोट हुआ था? वो लाओ डोंग का कोर उठाते हुए कहता है, हाँ यही हुआ था। प्रिंसेस पूछती है, क्या वही है जिसने सीक्रेट रियल में जो थंडर ट्रिब्यूलेशन हुई वो कॉज की थी और सीक्रेट रियल को खतरे में डाला था? जियांगवांग शांत होकर स्वीकार करता है कि उसने ही ट्रिब्यूलेशन कॉज की थी। वो कहता है कि सिंपल ट्रिब्यूलेशन से एंशिएंट एम्परर के पीक पर ब्रेक थ्रू हुआ और उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे दूसरे लोगों को खतरा हो सकता है। वो आगे कहता है, हेवन बड़े टैलेंट से जलता है। प्रिंसेस उसकी पावर और कॉन्फिडेंस से दंग रह जाती है, सोचती है कि वो किसी एंशिएंट गॉड जैसा है और वो आश्चर्यचकित है ये सोचकर कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। फिर सोचती है, अगर मुझे इसके साथ मेल खाना है तो मुझे अपने लेवल से और ऊपर जाना होगा। फिर शर्मा जाती है ये सोचकर कि वो क्या सोच रही है। जियांगवांग उसकी साइलेंस नोटिस करता है और पूछता है, क्या वो अपसेट है? वो बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसेस को पास में रखने का प्लान बनाया था ताकि लुओ डोंग को ललचाकर खत्म कर सके। प्रिंसेस कहती है कि वो उसकी छोटी मोटी सोच की कद्र करती है और गुस्सा नहीं बल्कि उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसका हिडन थ्रेट हटाया। ये सुनकर जियांगवांग को अच्छा लगता है। कैंपफायर पर मेडिटेशन कर रहे जियांग को देखकर प्रिंसेस सोचती है कि किस तरह की अफवाहें थीं कि जियांग क्लैन का ये बेटा किसी ग्रेट एंशिएंट एम्परर का री-इनकार्नेशन हो सकता है। अब उसे लगता है कि उन अफवाहों में दम है। उसे पास से देखते हुए कहती है, ये लड़का बेहद टैलेंटेड और स्मार्ट है, उसकी जनरेशन में कम ही इसकी बराबरी कर सकते होंगे। और तभी जियांगवांग अपनी आंखें खोलता है और प्रिंसेस को सामने देखकर उसके मजे लेते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में कौन इतना भाग्यशाली है जो बिग सिस्टर शिया से शादी करेगा। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्से से उसके बाजू में बैठकर कहती है, इतनी सी उम्र में ऐसी ठरकी विचार जानकर मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें बाद में डांटूंगी। फिर सीरियस होकर उसे बताने लगती है, तू लुओ क्लैन को इतने अच्छे से नहीं जानता। तूने आज लुओ डोंग को मारा है, जो लुओ क्लैन का जीनियस था। जब बाहर बैठी एल्डर को लुओ डोंग के मरने की खबर पता चलेगी तो वो इस मैटर को ऐसे ही नहीं जाने देगी। इसके अलावा मेरे शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने तेरे लिए बाहर जरूर बहुत सारे ट्रैप सेट किए होंगे। ये सुन जियांगवांग बेफिक्री से कहता है, अगर उस बूढ़ी एल्डर को पता भी चला तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मारने की कोशिश करेगी तो मैं उसे एक हाथ से मार डालूंगा। इस पर वो उसे बताती है, मान लिया तेरे तरीके बहुत खतरनाक हैं, तो उस एल्डर वॉन क्यू को एक हाथ से ही मार डालेगा, लेकिन उसके बाद जब लुओ क्लैन के पावरफुल लोग वहां आएंगे तब तो उन्हें कैसे हैंडल करेगा? हालांकि लुओ क्लैन कोई एंशिएंट फैमिली नहीं है, फिर भी उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो एंशिएंट सेज रियल्म या उसके भी ऊपर के हैं, और कौन जानता है कितने सोए हुए बूढ़े मॉन्स्टर्स होंगे। फिर वो उसे एक चीज देते हुए कहती है, ये मेरे पिता का स्पिरिचुअल ट्रेजर है जो तेरे ऑरा को छुपा के रखेगी, जिससे वो लुओ क्लैन की एल्डर वान क्यू भी तुझे पहचान नहीं पाएंगी। और अब इसे ना मत कहना, क्योंकि तुमने मेरे बाजू में छिपे हुए खतरे लाओ डोंग को खत्म करने में मेरी मदद की है, और मुझे नहीं लगता ग्रेट शिया डायनेस्टी भविष्य में भी तेरी दुश्मन बनी रहेगी। इस पर जियांगवांग स्पिरिचुअल ट्रेजर को देखते हुए कहता है, बिग सिस्टर, हमारी दोस्ती निजी है, लेकिन मैं जियांगवांग तुम्हारे शिया डायनेस्टी के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं रखता। मैं स्पष्ट कहूंगा, यदि मैं आपके डायनेस्टी के उस जनरल वॉ से मिलूंगा तो मैं उसे मेरी माँ का अपमान करने के बदले जरूर दंड दूंगा। इस पर वो प्रिंसेस से पूछती है, क्या होगा अगर हम तुम्हें जनरल वॉ को सौंप देंगे? ये सुन वो प्रिंसेस से पूछता है, क्या तुम्हारे पास सच में वो करने का अधिकार है? इस पर प्रिंसेस कहती है, मेरे पिता को धोखा दिया गया था, इसलिए उन्होंने सगाई तोड़ने का विचार किया। अगर जनरल वॉ को सौंप देने से हमारे और तुम्हारे जियांग क्लैन के संबंध अच्छे हो रहे हैं तो मेरे पिता जनरल वॉ को तुम्हारे अधीन सौंप देंगे, और साथ ही मैं तुम्हें ये जेड पेंडेंट भी दे रही हूँ। इस पर जियांगवांग उसका जेड पेंडेंट लौटाते हुए कहता है, बिग सिस्टर शिया, तुमने मुझे एंशिएंट एम्परर के पीक पर देखा है, इसलिए तुम मान रही हो कि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता और बाकी की दुनिया मुझे ऐसा नहीं मानते। वे मुझे लुओ क्लैन द्वारा छोड़े गए बच्चे के रूप में जानते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत टैलेंट है। ये देख प्रिंसेस कहती है, हम जनरल वॉ के मामले को बाजू में रखते हैं, लेकिन तुम मेरे जेड पेंडेंट को लेने से मना क्यों कर रहे हो? वो जेड पेंडेंट लेने से मना करते हुए कहता है, आप ग्रेट जिया डायनेस्टी की सबसे बड़ी राजकुमारी हैं, आपके हर कार्यों को अनगिनत नजरें देख रही हैं,
और मैं नहीं चाहता कि आपको इसके बदले लोग ताने मारे, आपका मजाक उड़ाएं। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी फ्रेंड परेशानी में है। जियांग को उसे अपनी फ्रेंड बोलते देख राजकुमारी शर्मा जाती है। वहीं जियांग आत्मविश्वास से कहता है, मुझे पता है तुम ये जेड पेंडेंट मेरी सुरक्षा के लिए दे रही हो, पर मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, और तब जाकर मैं तुम्हारा ये जेड पेंडेंट एक्सेप्ट करूंगा, ताकि दुनिया तुझ पर उंगली न उठा सके। ये सुन वो गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, तुम करके दिखाओ। इस पर वो हंसकर कहता है, थोड़ी दिन रुको मेरी जान, थोड़े ही दिनों में तेरे हर डायनेस्टी की गली में गूंजेगा मेरा नाम। फिर मास्टर के लिए ट्रेजर को समन करता है और कहता है, मास्टर क्या आप वहां हैं? मास्टर उस ट्रेजर से उससे बात करती है और कहती है, आम दिनों में तो तुझे बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती, और जैसे ही खतरा आया तुझे मेरी याद आ जाती है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसने लुओ क्लैन के यंग मास्टर को मार दिया है, लेकिन वो बूढ़ी एल्डर वॉन क्यू जो चौथे लेवल एंशिएंट रिम्परर है वो बची है। अगर वो उससे मारेगा तो जरूर से लुओ क्लैन का एंशिएंट सेज वहां आ जाएगा। फिर मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक ऐसा फॉर्मेशन सेटअप कर दे जिससे लुओ क्लैन के एंशिएंट सेज को मेरी लोकेशन थोड़ी देर बाद पता चले, जिससे मैं वहां से भाग सकूं। उसकी मास्टर मान जाती है। इसके बाद जियांग आसमान में जाकर सीक्रेट रियल में आए सारे कल्टीवेटर को चेतावनी देता है कि वो अपनी पूरी ताकत से इस सीक्रेट रियल को काटकर बाहर जाने वाला है, इसलिए वो किसी की भी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर बचना है तो आधे घंटे के अंदर मेरे पीछे आ जाओ, वरना अगर आप इस बात को इग्नोर करेंगे तो आपको इसके नुकसान खुद ही झेलने पड़ेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी के जितने चैप्टर अवेलेबल है मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दी हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।